उसी प्रकार की सोच हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संघ की रही है। तो राजनीतिक पक्ष की संज्ञा में इसलिए देता हूँ, जिस व्यक्ति ने बतौर 10 साल हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हरियाणा प्रदेश में आमूल परिवर्तन किए हो और आज हाल में दो मंत्रालय केंद्र में दो बड़े मंत्रालय हो, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के पास अपना घर और गाड़ी में हो तो राजनीतिक खर्च हो सकता है। उस व्यक्ति की व्याख्या वैसे समानांतर कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन उस व्यक्ति की व्याख्या में कबीर जी के दोहों से करता हूँ। जिस प्रकार से कबीर जी ने दोहों के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश को सुन्नत बदलने की कोशिश की थी, उसी नीति पर चलकर डॉक्टर अंबेडकर जी के दिखाए रास्ते पर चलकर गुरु महाराज जी रविदास जी द्वारा दिखाए रास्ते पर चलकर सही मायने में दलित समाज के हकों हकूक की लड़ाई किसी ने लड़ी है तो राजनीतिक संत भाग्य मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में लड़ी बतौर 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए। तो इस शुरुआत इसकी जो 75 से हुई तो लाखों की तादाद में दलित जुटे तो खड़ी आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ बखूबी मिले, क्योंकि हमारी प्रचंड बहुमत की तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है और केंद्र में बनी, तो हमारा दायित्व भी बनता है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को खास तौर पर दलित व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। उनकी सोच थी, उनकी साथ साथ सोच एक और थी कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को बाबा साहब की योजनाओं के बारे में और बाबा साहब के संस्कारों के बारे में भी जानकारी हो। इतिहास के पन्नों को पलट के उनको बताया जाए कि किस प्रकार का इतिहास पूरे देश का और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और दलित वर्ग का रहा है। अगर मैं इतिहास के पन्नों को पलट कर बताऊं तो सन 1952 में पहला चुनाव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ा, तो उस समय प्रचंड बहुमत से भारतीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीत हुई और प्रचंड बहुमत से बाबा साहब हर वर्ग के लोगों ने बाबा साहब के पक्ष में मतदान किया और वो जीते। लेकिन जीतने के बावजूद, उसकी जीत के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रच के 74,000 वोट कैंसिल कर दिए। ये तो इतिहास के पन्नों में गूगल पे आपको मिल जाएगा। उस समय 74,000 वोट कैंसिल की थी, तब बाबा साहब 16,000 से आगे। आप देख लीजिए लाखों की तादाद में जो बाबा साहब जीत रहे थे, कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार का षड्यंत्र संविधान निर्माता के साथ रचा। सही मायने में आज के परिदृश्य की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता दलित समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। जिस व्यक्ति ने संविधान निर्माता के साथ षड्यंत्र किया हो, लोकतंत्र की हत्या की हो, वो व्यक्ति दलित समाज में तो कम से कम खड़ा होने के लायक नहीं है। ये व्यक्ति वहां भी नहीं रुके। दूसरा चुनाव बाबा साहब ने 1954 में लड़ा, भंडारा सीट खाली हुई मुंबई की। उस समय जो चुनाव बाबा साहब ने लड़ा तो कांग्रेस की सहमति से लड़ा। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सुझाव दिया कि इस प्रकार का व्यक्ति तो लोकसभा में होना चाहिए, व्यक्ति को चुनाव लड़ा दो, उसको लोकसभा में भेज दो। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सहमति दी और कहा कि चुनाव लड़ा, उसकी हम भी मदद करेंगे। लेकिन बावजूद उसके बाबा साहब ने जब वहां से भंडारा सीट से चुनाव लड़ा और उस चुनाव में बढ़िया वोटों से बाबा साहब जब जीतते दिखे, तो आखिरी दिन जब नामांकन का था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने षड्यंत्र के तहत उनके निजी सचिव को इनके खिलाफ खड़ा करके फिर से चुनाव लड़ाने का। जिन व्यक्तियों ने बार बार संविधान निर्माता के साथ कुठारघात किया हो, षड्यंत्र रच के लोकतंत्र की हत्या की हो, संविधान को तार तार किया हो, वो व्यक्ति आज हरियाणा प्रदेश और देश में खड़ा होकर संविधान हाथ में लेकर, जो संविधान मात्र दस्तावेज नहीं है, संविधान हिंदुस्तान की आत्मा है, जन जन की आत्मा है। आज उसी संविधान के अनुसार पूरा देश और प्रदेश चल रहा है, उसको हाथ में लेकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरा 1952 में था, जब बाबा साहब के साथ खिलवाड़ करके षड्यंत्र रच के लोकतंत्र की हत्या करके बाबा साहब को हराया गया था। एक नया सबूत था और थोड़ा है कि वोट चोरी हो गई। वोट चोरी तो 1952 में बाबा साहब के खिलाफ हुई थी। सही मायने में दलित वर्ग के साथ कुठारघात वो था। जिस व्यक्ति ने संविधान निर्माताओं के पैर में बेड़ी डालने का काम किया हो, वो दलित की बात करता है, संविधान की बात करता है। मैं कहता हूं संविधान को हाथ में लेकर लोकसभा जैसे पवित्र इस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन दलित समाज के लिए माननीय मनोहर लाल जी करके गए, तो हम सबका भी दायित्व बनता है। क्योंकि आज मैं केंद्र में नुमाइंदगी कर रहा हूँ माननीय मनोहर लाल जी के साथ मीडिया गाइडर के रूप में, तो मेरा फर्ज बनता है मैं अपने समाज को आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को आंसू भी ना आने दिया जाए, किसी प्रकार सरकारी सुविधाओं का लाभ देने में किसी प्रकार
उसके बदले हमारा सबका भी दायित्व बनता है। उस राजनीतिक तंत्र ने इतनी लड़ाइयां लड़के दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो उस इतिहास के पन्नों को पढ़कर जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ षड्यंत्र रच के उसके पैरों में बेड़ियां डालने का काम किया हो, उसकी इज्जत को तार-तार करने का काम किया हो, तो हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति आए तो घोटाधारी लोगों से पूछे जरूर कि आपने दलित हित के कितने काम किए। यहाँ तक जहाँ बाबा साहब ने आखिरी सांस ली थी 26 अलीपुर रोड, 70 साल कांग्रेस राज करने के बाद उसको मालिकाना हक नहीं मिला था। पूरा समाज दर हालात थी उस बिल्डिंग की, लेकिन जिस दिन से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, तो उसको स्मारक का दर्जा दिया गया, उसको मालिकाना हक भी मिला और एक भव्य स्मारक वहां बनाने का काम किया। पूरे देश के दलित वहां खड़े होकर सेल्फी भी लेते हैं और बाबा साहब को नमन करने के लिए। इस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजनीतिक संत मनोहर लाल जी ने किए हैं, तो हम सबका भी दायित्व बनता है कि कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होकर समाज को मजबूती दे। और इस संगठन का मुख्य मकसद है समाज को मजबूती देना। अगर इसके बावजूद भी कोई समाज नीचे गिरा हुआ है, किसी प्रकार कोई प्रशासन नहीं सुनता है, कोई जनप्रतिनिधि की नहीं सुनता है, जिला पार्षद मेंबर है, हमारा सरपंच है, ब्लॉक समिति मेंबर है, उसके बाद अगर कोई प्रशासन सुनवाई नहीं करता है तो उसके बारे में चिंता करते हैं। प्रशासन उसकी सुनवाई करके उनको भी आगे बढ़ाएगा। मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूँ कि जो कलम की ताकत मुझे केंद्र सरकार और माननीय मनोहर लाल जी ने दी, उसका इस्तेमाल जीवन में, मैं गुरु घर में खड़ा हूँ, कसम खा के कहता हूँ आप सब लोगों को हाजिर नाजिर मानकर, उसका इस्तेमाल कभी निजी स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा। आप क्या करोगे? मेरी कलम की स्याही का एक क्षण दलित समाज के लिए समर्पित है, क्योंकि मैं उस राजनीतिक संत के दिखाए रास्ते पर चल मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को सर्वस्व पद दिखाया और केंद्र में सरकार बनने के बाद फिर से मुझे मीडिया एडवाइजर से नवाज कर बराबर वाली कुर्सी पर बैठाया। इसके लिए पूरा समाज उसका धन्यवादी है और मैं आपको विश्वास फिर से दिलाता हूँ कि दलित समाज को आगे बढ़ाने का मजबूत करने का आपका बहुत बहुत जगत गुरुदास महाराज की जय। बाबा ऐसे ही कोशिश में भी बस है कि